तनाव बढ़ रहा है, ये आप समझिए। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, इजराइल वर्सेस हमास का युद्ध गाजा पट्टी से पहले ही चल रहा है। इजराइल का अगर आप नक्शा देखें, आप देखिए घिरा हुआ है इजराइल। लेबनान उस तरफ है जहां से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। गाजा में युद्ध पहले ही चल रहा है और ईरान भी आंखें तरेर रहा है। ये अभी हालात हैं, ये ताज़ा हालात हैं। देखिए अब दूसरा फ्रंट खुल गया। पहला फ्रंट हमास के साथ पहले ही खुला हुआ है, दूसरा फ्रंट हिजबुल्लाह के साथ खुल गया है, क्योंकि यहाँ भी हमले तेज हो गए हैं और ये क्लियर मैसेज दिया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से कि अभी ये पहला चरण है, यानी अटैक्स और तेज होने वाले हैं और तैयारी बड़ी रखी हुई है हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह कम से कम ये इंडिकेट कर रहा है, लेकिन इन सब चीजों के लिए इजराइल पहले से तैयार दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इसका असर दुनिया पर कैसे पड़ रहा है, कैसे दुनिया में अब टेंशन छिड़ गई है, जरा आप ये समझिए। क्योंकि इजराइल का जो नया फ्रंट है ये अब जंग शुरू कर रहा है, यानी हमास के साथ तो जंग चली रही थी, अब हिजबुल्लाह के साथ भी चलेगी, यानी लेबनान के साथ भी टेंशन बढ़ता जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच पहले से ही युद्ध का माहौल लंबे समय से चल रहा है। तबाही की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं और काउंटर अटैक भी इजराइल लगातार कर रहा है। अब हिजबुल्लाह के साथ जंग का ये नया फ्रंट खुलता दिखाई दे रहा है। पहले तो हमले हुआ करते थे हमास के समर्थन में, लेकिन अब लग रहा है कि आर पार की लड़ाई तेज हो रही है। दो तरफा संघर्ष जो अब शुरू हो रहा है, इसने दुनिया के सामने नया संकट, एक नई समस्या खड़ी कर दी है। क्योंकि हिजबुल्लाह ईरान समर्थित आतंकी संगठन है, ईरान से बैकिंग है, ईरान से तमाम चीजें मिलती है, लेकिन फिर भी इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकता। ये इजराइल बार बार कहता भी है और ये दिखता भी है, क्योंकि लगातार कोशिश करने के बाद भी हिजबुल्लाह इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया। अब तक जिस तरह की कोशिश की गई, 300 से ज्यादा रॉकेट्स रातों रात दागे गए हैं। हानिये और दाइफ के मारे जाने के बाद ईरान में भी गुस्सा है, ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान ने पहले ही कहा कि तैयार रहे इजराइल। राष्ट्रपति पेजेशिकियन के साथ शपथ समारोह में हानिये पहुंचा था और वहीं पर उसे मौत के घाट उतारा गया है। ईरान में इस्माइल हानिये की हत्या की गई और उससे ईरान बौखलाया हुआ है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप संभालता था इस्माइल हानिये, और ऐसे में इस्माइल की हत्या से एक तरह से सब कुछ बिखर गया है हमास के लिए। दाइफ को भी मौत के घाट उतारा जा चुका और मिडिल ईस्ट में, अब पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन का माहौल खड़ा हो चुका है। क्योंकि मिडिल ईस्ट के जो तमाम देश हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, कैसे आगे बढ़े। दुनिया में अब ऊर्जा से लेकर आर्थिक सुरक्षा के हालात भी खतरे में आ चुके हैं। एशिया के कई देशों पर इस तनाव का सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ रहा है, सीधा सीधा असर पड़ रहा है। भारत भी अरब देशों से देखिए भारी मात्रा में तेल खरीदता है। इजराइल के खिलाफ आतंकी संगठनों का साथ देता रहा है ईरान, और अमेरिका शुरू से ही इजराइल का साथ देता आ रहा है। लेकिन हमारे साथ लगातार शैलेंद्र जी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, जरा आपसे ये भी समझना चाहेंगे, भारत भी और देशों के साथ जैसे अभी जो हालात में बहुत टैक्टफुली चलता रहा है भारत अभी तक इस युद्ध के माहौल में, लेकिन अब क्या इफेक्ट आएगा? क्योंकि अरब देशों में जो टेंशन है उसका क्या आफ्टर इफेक्ट हम यहाँ भारत में भी देखेंगे? सबसे बड़ी बात यह होगी कि भारत ने जो अभी तक अपने रिलेशंस अरब देशों के साथ रखे हैं, बड़े स्टेबल रखे हैं। दूसरी बात, अरब देश इस बात को बिल्कुल क्लैरिटी से जानते हैं कि इंडिया उन पहले ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ में था जिसने पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया था और अपने यहाँ पर एक पैलेस्टीन की एम्बेसी को अलाउ किया था। यासर अराफात और इंदिरा गांधी के जो रिलेशंस थे वो जग जाहिर थे, सब जगह रेप्यूटेड थे कि इंडिया ने कैसे पैलेस्टीन्स को मदद करी है। इंडिया जो आज इजराइल के साथ खड़ा हुआ दिखता है वो दिखता है टेररिज्म के खिलाफ, हमास के खिलाफ, जो अरब देशों का भी कहना है, इवन पैलेस्टीनियंस के भी लोगों का कहना है कि हमास इज नॉट पैलेस्टीन। सबसे बड़ी बात यह है। सो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अरब देश अपने आप में इंडिया के अगेंस्ट जाना पसंद करेगा, बट फिर भी क्योंकि जिस तरीके के हालात बनते जाएंगे और अगर एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड मिडिल ईस्ट अपने आप को इनसिक्योर पाएगा तो उसका एक फेयर शेयर हमारी कंट्री को भी भुगतना पड़ेगा। हालांकि ठीक है, हम इस समय सबसे ज़्यादा तेल रशिया से ले रहे हैं और हमारी जो डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट पर है उसमें कंपैरेटिवली हम सेफ हैं कि अगर किसी वजह से कोई छोटे मोटे टाइम के लिए ये बंद भी होता है तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि अकाल पड़ जाएगा। महंगाई बढ़ेगी, तेल के दाम बढ़ेंगे, एनर्जी कॉस्ट बढ़ेगी, हमें उसको सहना पड़ेगा। और मुझे लगता है जिस तरह की इकॉनमी इस समय हमारी चल रही है, शायद हम इसको पार पा सकेंगे, क्योंकि अपने आप में सबसे बड़ी बात जो होती है वो है ओवरऑल लॉन्ग टर्म में मिडिल ईस्ट भारत के साथ ज़रूर खड़ा होगा। ये मेरा अपना रीडिंग है।
शुक्रिया कर्नल शैलेंद्र जुड़ने के लिए और एनालिसिस करने के लिए जो हालात भारत के लिए बने हुए हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा एक और तस्वीर दर्शकों को दिखा देते हैं। ये तस्वीर भी देखना आपके लिए बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जब इजराइल ये कहता है कि 48 घंटे का आपातकाल लगा दिया गया है, इमरजेंसी लगा दी गई, यानी इजराइल ये समझ रहा है कि हमले और तेज हो सकते हैं और ज्यादा आफ्टर इफेक्ट हो सकता है हिजबुल्लाह के हमले का, और वो नहीं चाहता कि उसके नागरिकों को जरा भी चोट पहुंचे। जरा देखिए, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, हवाई अड्डे की भीड़ देखिए। हवाई अड्डे पर जो उड़ानें थी उन्हें दरअसल रोक दिया गया था। इजराइल में 48 घंटे का आपातकाल इमरजेंसी लगा दी गई थी, हवाई उड़ानों पर रोक पूरी तरह से यहां लग गई थी। और यही वजह है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट की जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, तो लोगों की भीड़ आप देखिए, उनकी जो फ्लाइट्स थी उन्हें कैंसिल कर दिया गया था, उन्हें रहने के लिए कहा गया था यहीं पर और यहां से हिलने के लिए मना किया गया था। वही अगली तस्वीर देखिए, ये वॉर कैबिनेट की बैठक की तस्वीर आपको दिखाई दे रहे हैं, नेतन्याहू, और यहां पर हिजबुल्लाह के खिलाफ किस तरह से प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना है, किस तरह से अब रिटेलिएट करना है, जवाब देने का वक्त आ गया है, इसको लेकर यहां पर चर्चा की गई, विचार विमर्श किया गया, क्योंकि वॉर कैबिनेट सब कुछ तय कर रही है कि कैसे हमास के साथ साथ अब हिजबुल्लाह को भी, यानी कि लेबनान को भी उस फ्रंट पर जवाब देना है। और वो तस्वीर हम आपके सामने दिखा रहे हैं, हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी इस कैबिनेट मीटिंग में, वॉर कैबिनेट मीटिंग में तय की गई है और पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उनका ये कहना है, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो जैसे जवाब देने की कोशिश कर रहा है, जैसे हमले कर रहा है, उसको जवाब भी उतनी मजबूती से दिया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। חיל האוויר הוא אגרוף הברזל שלנו שיודע לפגוע בבטן הרכה של אויבינו. הצוות הקרקע, הטייסים, המפקדים פה עושים עבודה הירואית והם מוכיחים את זה פעם אחר פעם, ואם נצטרך נוכיח את זה שוב וביתר שאת. तो आपने सुना बेंजामिन नेतन्याहू को क्या कह रहे हैं कि पूरी तैयारी है। वहीं जो हगारी हैं, जो आईडीएफ प्रवक्ता है, उन्होंने भी बता दिया है कि आत्मरक्षा के लिए तैयार रहिए, लेकिन हमारे जो सोल्जर्स हैं वो तैनात हैं, सजग हैं और तैयार हैं किसी भी तरह के हमले के लिए। सुनिए क्या कह रहे हैं हगारी। בוקר טוב. בשעה האחרונה זיהינו היערכות נרחבת של חיזבאללה לירות לעבר עורף מדינת ישראל. לאחר הזיהוי הנרחב, חיל האוויר ופיקוד הצפון החלו לתקוף באופן יזום ורחב מטרות חיזבאללה להסרת איומים שכוונו לעבר אזרחי מדינת ישראל. אנחנו מסירים איומים על העורף הישראלי. तो अब आपको बता देते हैं हिजबुल्लाह जो हमले कर रहा है वो आखिर कितना ताकतवर है, उसकी शक्ति क्या है। हिजबुल्लाह के पास देखिए 500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं और इजराइल से बिल्कुल लगा हुआ है यहाँ पर लेबनान, और यही वजह कि इन मिसाइलों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है। सबसे घातक हथियारों से लैस गैर सरकारी संगठन ये है। हिजबुल्लाह के पास सटीक हमले करने वाले रॉकेट्स हैं, हिजबुल्लाह के पास मिसाइल और ड्रोन की एक बड़ी खेप है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। करार और शहीद जैसे 5 तरह के ड्रोन है। ड्रोन अटैक बहुत तेजी से कर रहा है हिजबुल्लाह। ये घातक ड्रोन 2000 किलोमीटर तक कर सकते हैं मार, यानी इनके जो मिसाइल्स हैं उससे ज्यादा घातक ड्रोन्स हैं। किसी भी हिस्से पर हमले के लिए ये सक्षम है। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से 1.5 लाख हवाई हथियार हैं, ये जानकारी मिल रही है। ईरान हिजबुल्लाह को हथियार और पैसे देता रहता है, उसके जरिए कोशिश करता रहता है। देखिए ये वो ताकत है जिसकी